हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को डिस्कस करेंगे। सिरमौर की अगर मैं बात करूंगा तो वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न हम लोगों को देखने को मिले हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, लेकिन उतना ज़्यादा कंटेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के ऊपर नहीं हुई है। लेकिन अगेन फिर भी हमने, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करना है, तो यही कारण है आज जो हमारी अंतिम डिस्ट्रिक्ट है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसके इतिहास को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। एंड होपफुली वैसे हमने जो प्लान किया था, नंबर ऑफ लेक्चर उससे बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक टाइम पे वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आपको समय मिल सके, आप चीजें डिटेल में पढ़ सको, क्योंकि इसी डिटेल में आजकल हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या पेपर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जितनी गहराई में, जितने अच्छे तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा हम लोगों को हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया भी था आपको कि हिमाचल में बच्चों का जो एचपी जीके है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। क्लियर? तो आज हम लोग सबसे पहले, नॉर्मली हम हिस्ट्री से ही किसी एक डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आज हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के सामने जो जो हमारा सिरमौर है उसका मैप है। सिरमौर की अगर मैं बात करूंगा तो सिरमौर में एक साइड शिमला डिस्ट्रिक्ट टच करती है, एक साइड उत्तराखंड स्टेट टच करती है, उत्तर प्रदेश भी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसको टच करता है, हरियाणा का बहुत बड़ा एरिया जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट भी हमारी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसको टच करती है। तो सबसे पहले तो आपको इन स्पेसिफिक एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिरमौर को देखते हैं तो सिरमौर में जो शिवालिक्स है वो मेन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मेन पीक्स, मेजोरिटी ऑफ एरियाज जो हैं हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, वो वहां पे हम लोगों को शिवालिक्स देखने को मिलते हैं। शिवालिक्स वाले एरियाज को, रीजन्स को हम दो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करते हैं। वो ब्रेक करने के लिए रेफरेंस लिया जाता है। एक यहाँ से नदी, होपफुली आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो मैंने रेड कर रहा हूं ये आपकी गिरी नदी है। क्लियर? तो दो रीजन्स मेनली डिवाइड किए गए हैं, तीसरा रीजन मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक रीजन वो है जिसको ये ऊपर शिमला वाली डायरेक्शन में, यानी कि ईस्टर्न साइड पे, जिसको हम लोग जो है वो ट्रांसगिरी रीजन के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसगिरी रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें चूड़ पीक है, धार तपरोली है, धार नोहरा है, हरिपुर धार है, हरिपुर केरा जहां पे देखने को मिलता है, दुधम धार है, धार निगाड़ी है, धाग शिलाई है। तो ये अलग अलग धारे, अलग अलग पीक्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा हाइट की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो मिडिल हिमालयाज की शुरुआत हो जाती है। और जिस तरीके से हमारे हिमालयाज की संरचना है, तो वहां पे ऐसा ही है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे जो हाइट है वो कम होती जाएगी। क्लियर? तो शिवालिक्स की भी पीक्स हैं, शिवालिक्स भी की भी हाइट्स हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्लेन एरियाज में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे शिवालिक्स की हाइट जो वो कम होती जाएगी। तो जो जो हमारा ट्रांसगिरी रीजन है, यहाँ पे रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी हाइट की जो पहाड़ियां हैं वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, सारे का सारा जो आपका एरिया है। क्लियर? ये सारा रीजन जो है। दूसरा एरिया है गिरी नदी के इस वाला एरिया। क्लियर? ये वाला रीजन जो है, जिसको कहा गया दिस इज योर सिसगिरी रीजन। सिसगिरी रीजन बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक सैन धार है, दूसरी जो है वो धरती धार है। ये जलाल नदी है, जलाल नदी के एक साइड जो है वो आपको सैन धार देखने को मिलती है, दूसरी साइड जो है वो आपको धरती धार देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच में जो है वो आपकी जो नदी फ्लो करती है। क्लियर? तो इसके बारे में, दैट इज योर जलाल रिवर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो आपकी धरती सैन धार है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, किस रीजन का ये हिस्सा है। और उसके साथ साथ ये जो हमारा पोंटा साहिब, ये यूपी और उत्तराखंड वाला एरिया है, ये हमारा दून एरिया है, दून वैली रीजन है। क्लियर? तो ये हमारा तीसरा फिजियोग्राफिकल रीजन आ जाता है जो शिवालिक के फुट हिल्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो आसान भाषा में तीन एरियाज हैं, ट्रांस गिरी रीजन, सिस गिरी रीजन, और तीसरा आ गया आपका क्यारा दून वैली। तो क्यारा दून वैली कल को अगर आपसे पूछा जाए तो क्यारा दून वैली जो है वो आपकी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? सिरमौर के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, फिर हम लोग सिरमौर के इतिहास, सिरमौर की हिस्ट्री को शुरू करते हैं। सिरमौर की अगर मैं बात करूंगा, सिरमौर का जो टोटल एरिया है वो 2825 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे आप लोगों को नाहन में देखने को मिलता है। क्लियर? बाकी और ज्यादा डिटेल में ज्योग्राफी जब हम करेंगे, जब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हाँ, तब वहां पे हम देखेंगे कि सिरमौर में बहुत ज्यादा नदियां फ्लो करती हैं। क्लियर? जो यमुना की मेन ट्रिब्यूटरीज है वो हमें यहीं पे ही देखने को मिलती है। यमुना जो वो मेन नदी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। क्लियर? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं, क्या क्या उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बार प्रश्न, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पे हम लोग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा सिरमौर की, तो देखिए सिरमौर उन जगहों में से एक है जहां पे ओरिजिन के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा सस्पेंस है।
यानी कि जब हम सिरमौर गैजेट को रीड करते हैं तब किसी और राजा की रेफरेंस दी जाती है। जब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो मेन इंफॉर्मेशन सिरमौर से रिलेटेड आज हमारे पास है, उसका जो श्रेय है वो देना चाहिए कंवर रंजौर सिंह जी को, जिन्होंने एक किताब लिखी तारीख रियासत सिरमौर। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तारीख रियासत सिरमौर के बारे में हमें देखने को मिलती है। तो वहां पे जो कंवर रंजौर सिंह है वो डिफरेंट स्टोरी हमें बताते हैं। वहां के जो लोकल लीजेंड्स यानी कि लोकल लेजेंड्स हैं, लोकल कहानियां हैं, वहां पे डिफरेंट कहानी बताई जाती है। तो आज तक हम लोगों को कोई भी पता नहीं है कि जो सिरमौर के एग्जैक्ट फाउंडर क्या है। तो जब यहाँ पे एग्जैक्ट फाउंडर के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो वहां पे रेफरेंस जरूर होगी, यानी कि या तो रंजौर सिंह की होगी या सिरमौर गैजेट की रेफरेंस होगी कि उसके अकॉर्डिंगली जो फाउंडर है सिरमौर के वो कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिरमौर का नाम जो है वो सिरमौर कैसे पड़ा। सिरमौर का मतलब है शीश मौर्य, यानी कि शीर मौर्य, यानी कि शीश जो सर जो है किसी भी एक एरिया का, हिमाचल का जो शीश है वो जो हमारा सिरमौर है उसको कंसीडर किया जाता है, वो माना जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, रंजौर सिंह की कहानी में ऐसा लिखा गया है कि जो फाउंडर थे सिरमौर रियासत के, उनका नाम था राजा रसालू। तो राजा रसालू के भाई के बेटे का नाम जो था वो सिरमौर था, जिसके बाद स्पेसिफिक एरिया का नाम जो है वो सिरमौर पड़ा। तो मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल कहानियां हैं, तो उन्हीं कहानियों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फिर हम उसके बाद चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे किसके, सिरमौर रियासत के। सिरमौर रियासत में बहुत ज्यादा बड़े बड़े राजाओं के कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेंगे, कंपैरेटिवली आसान रहेगा। कुछ ऐसे राजा हैं जिनमें धर्म प्रकाश होपफुली आप सब लोगों को याद होगा, जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस के रूप में कहानी के तौर पे आज का जो हमारा डिस्कशन है उसके अंदर आएंगे, तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे दूसरी रियासतों के साथ। सिरमौर की जब हम बात करते थे या जब भी हम लोग बार बार गोरखाओं की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि गोरखाओं को सबसे पहले सिरमौर, या गोरखाओं ने सबसे पहले सिरमौर के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था। तो आज आप जानोगे कि गोरखा सिरमौर तक पहुंचे कैसे। तो गोरखाओं को हिमाचल में लाने वाले या सबसे पहले सिरमौर में लाने वाले सिरमौर के ही राजा थे, जिन्होंने काइंड ऑफ अपने जो पैर है उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी थी और अपनी गद्दी भी गंवाई और उसके बाद कभी भी राजा नहीं बन पाए। वो कहानी भी आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएगी, वो कहानी भी आज के लेक्चर में पढ़ी जाएगी। तो होपफुली अब धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों का ज्यादा जागृत हुआ होगा, आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से जो चीजें हैं वो समझ आनी शुरू हो गई होंगी। क्लियर? तो यहां तक पहली बात समझ आया? तो थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूं। अब देखिए, सिरमौर के ओरिजिन से रिलेटेड एक जो कॉमन कहानी है, मतलब जो हर एक स्टोरी का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? वो ये है कि सिरमौर की जो स्थापना है वो जैसलमेर के राजा के बेटे के द्वारा की गई। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो जैसलमेर के राजा के पास रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि हमारे यहाँ पे राजा नहीं है, आप प्लीज किसी को राजा बना दीजिए। जैसलमेर का राजा अपने बेटे को यहाँ पे भेजता है और एक बेटा जो है जैसलमेर के राजा का यहाँ पे सिरमौर जो एम्पायर है, सिरमौर राज्य जो है उसकी स्थापना करता है। क्लियर? तो ये कहानी जो है वो हमें हर जगह कॉमन देखने को मिलती है। ये अलग है कि कई जगहों पे जो जैसलमेर का राजा है उसका नाम अलग लिखा गया है, जैसलमेर के राजा के बेटे का नाम कुछ और लिखा गया है। तो वहां पे कहानियों में आपको थोड़ी अस्थिरता, थोड़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगेन जो कॉमन फीचर है वो यही है, जो आप लोग भी याद रखोगे कि जो सिरमौर रियासत की स्थापना है जैसलमेर के राजाओं के द्वारा की गई है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हर एक कहानीकर्ता जो सिरमौर की कहानियां लिखता है वो स्पेसिफिक चीज को एंडोर्स करता है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्हीं की ही जिनकी रेफरेंस मैंने दी थी, दैट इज कंवर रंजौर सिंह। तो जब कंवर रंजौर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं तो वो कहते हैं कि सिरमौर जो राज्य है उसकी स्थापना की गई राजा रसालू के द्वारा। राजा रसालू किसके बेटे थे? राजा रसालू जो है वो जैसलमेर के राजा सलवाहन के बेटे थे। उन्होंने जो है वो राजा रसालू को वहां के जो लोकल लोग थे उनके रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे भेजा था और उन्होंने अपनी गद्दी यहाँ पे एस्टेब्लिश की और इस तरीके से जो सिरमौर रियासत है उसकी फाउंडेशन हुई, सिरमौर रियासत की शुरुआत हुई। पहले सिरमौर का जो पुराना नाम था वो था सुलोकिना। क्लियर? तो सुलोकिना जो है इट वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ सिरमौर। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लोगे। इसके अलावा एक और कहानी है जो लोकल लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पे ऐसा माना जाता था कि रियलिटी में जो सिरमौर के एक राजा हुआ करते थे, फाउंडर नहीं पता, सिरमौर के एक राजा हुआ करते थे, सूर्यवंशी राजपूत थे जिनका नाम था मदन सिंह। मदन सिंह के कोर्ट में एक जादूगरनी काम किया करती थी। राजा और उस जादूगरनी के रिलेशन जो थे वो खराब हुए क्योंकि राजा ने उससे कुछ करवाया होगा। क्लियर? में थोड़ा डिसेंट शब्द यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। राजा ने उससे कुछ करवाया होगा और बाद में राजा ने उसको एक्नॉलेज करने से मना कर दिया था। उस जादूगरनी ने राजा और उसके परिवार को अभिशाप दिया कि सारा चीजें उसकी नष्ट हो जाए, उसका परिवार जो है वो खत्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ। एक दिन गिरी नदी में सैलाब आया
और उससे एक बाढ़ आई और उसमें सारे का सारा राजा और राजे का परिवार जो है उसी में ही बह गया, और उसके बाद जो सिरमौर की गद्दी है वो खाली होगी। तो वहां पे जो वहां के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने आसपास के एरियाज में सर्च की और वहां पे उन्हें अपना नया राजा मिला, जिस राजा का नाम था बदन सिंह। तो ऐसा मानते हैं कि जो शुरुआत हुई सिरमौर रियासत की, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो बदन सिंह के टाइम पे हुई। लेकिन ये कहानी जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से आप इस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर पाते, और कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास इसको बैक करने के लिए नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट कहानी है, जो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा अच्छी लगेगी, ज्यादा बेटर लगेगी आप लोगों को, वो है जो सिरमौर गैजेट है, जो ऑफिशियल गैजेट है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है रिगार्डिंग द ओरिजिन, रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिरमौर। तो वहां पे कहा गया कि जैसलमेर के एक राजा थे। अब यहाँ पे राजा का नाम चेंज हुआ। यहाँ पे कहा गया कि जैसलमेर के एक राजा थे जिनका नाम था उगार सेन। वो 1097 एडी में हरिद्वार की यात्रा पे जा रहे थे। तो जब वो हरिद्वार पहुंच रहे थे तो रास्ते में आपको सिरमौर वाली पहाड़ियां, ये सारे एरियाज जो वो देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ से वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है। उसी समय पे उन्होंने अपने बेटे जो रावल जिसका नाम था उसको ऑर्डर दिया कि स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर। रावल ने अपने पिताजी की बात मानी और यहाँ पे जो आपके सिरमौर के क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, वहां पे अपने एम्पायर की फॉर्मेशन की, अपने एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की। और इस तरीके से जो रावल है वो सिरमौर का फाउंडर बना अकॉर्डिंग टू सिरमौर गैजेट। क्लियर। और जो रावल है उसने अपना नाम चेंज किया, उसने अपना नाम चेंज किया सुभाष प्रकाश, और अपनी जो राजधानी बनाई वो आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे पता ही होगा, वो राजधानी इन्होंने कहां पे बनाई, वो बनाई राजबन में। क्लियर। तो ये कहानी की शुरुआत है सिरमौर गैजेट, और ये थोड़ी ज्यादा आप लोगों को मतलब इसके साथ आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब हम लोग सिरमौर के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो अपने साथ जो है वो प्रकाश सुफिक्स लगाया करते थे। वो इसलिए लगाते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली जो राजा की मेन जिम्मेवारी है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों के जीवन में प्रकाश लाने की है, लोगों को जो लोगों का वेलफेयर करने की है। तो आप इसके साथ हमेशा ऑलमोस्ट हर एक राजा पहले से लेके यानी सुभाष प्रकाश से लेके लास्ट राजा तक आप लोग सरनेम जो है वो प्रकाश ही देखोगे। तो ये कुछ कहानियां हैं। अब हम धीरे धीरे जो है वो आगे मूव करेंगे और जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इंपॉर्टेंट राजा हैं सिरमौर रियासत के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, सिरमौर बहुत ज्यादा गहरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो कम है। कम का मेरा मतलब है बहुत ज्यादा किंग्स नहीं हमें देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो राजा हम पढ़ेंगे भी उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे हर एक राजा का एक कंट्रीब्यूशन हो गया, दो कंट्रीब्यूशन हो गया, दो चार राजा ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उनके बारे में हम लोग देख लेंगे, लेकिन अगेन कंपैरेटिवली आसान है, और होपफुली अभी तक आते आते आप लोगों को हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका है, हिस्ट्री को समझने का लहजा जो है वो आप सब लोगों का काफी अच्छा हो चुका होगा, काफी बेटर हो चुका होगा। क्लियर। तो यहां तक बेसिक्स होपफुली समझ आ गया। अब हम बात करते हैं अगले राजा सुभाष प्रकाश के बाद अगले राजा कौन बने। तो सुभाष प्रकाश के बाद इनके जो बेटे थे माहे प्रकाश, उन्होंने जो है वो अपनी राजगद्दी संभाली। माही प्रकाश से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। बस एक मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, और जो मंदिर इन्होंने बनाया उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। दैट्स इट। क्लियर। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि सिरमौर के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल की स्थापना की, तो उसका नाम आप सब लोगों के सामने है, दैट इज योर माही प्रकाश। माही प्रकाश के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट राजा है, अगले इंपॉर्टेंट राजा है, उनका नाम है राजा उदित प्रकाश। तो उदित प्रकाश जो है वो 1227 एडी के आसपास जो हैं वो हम लोगों को सिरमौर रियासत के राजा बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये वो वाला टाइम पीरियड है, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा सिरमौर को समझने की कोशिश करो। जो आपका सिरमौर है उसके साथ ही आपका उत्तराखंड वाला एरिया लगता है, उसके साथ ही आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया भी लगता है। तो ये यूपी वगैरह ये जो प्लेन एरियाज थे, ये वो वाले एरियाज हुआ करते थे जो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ करता था हिंदुस्तान के एटलीस्ट जो नदन एरियाज था उनके ऊपर। अब दिल्ली सल्तनत का हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत ने चंबा में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, कुल्लू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, कांगड़ा में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुगलकों को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये बड़े दुर्गम क्षेत्र थे, यानी कि थोड़े ज्यादा हिली एरियाज थे। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सिरमौर की ज्योग्राफी देखी, तो सिरमौर में आपको प्लेन एरियाज या शिवालिक्स देखने को मिलते हैं। यही रीजन है आप लोग बहुत बार देखोगे कि जो दिल्ली के अंदर रूल कर रहा होगा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत है, चाहे बाद में स्पेशली आपका औरंगजेब रहेगा, वहां उनके साथ जो है वो सिरमौर के राजाओं के रिलेशंस जो है वो बहुत बेटर रहेंगे। सिरमौर के राजाओं के रिलेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। सिरमौर के राजाओं की एक खासियत है जो आप लोग ध्यान रख लीजिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो चीजों को अंडरस्टैंड करने में। वो खासियत क्या है कि जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है, उन्होंने सिरमौर के राजाओं ने उनका साथ दिया है।
चाहे दिल्ली की गद्दी के ऊपर औरंगजेब बैठा, चाहे दिल्ली की गद्दी के ऊपर शाहजहां बैठा, चाहे दिल्ली की गद्दी के ऊपर ब्रिटिश बैठे, उन सबके साथ जो सिरमौर के राजा थे उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो है उदित प्रकाश की, 1227 के आसपास की बात है। यहां पे जो है वो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, जो सबसे पहली इनकी डायनेस्टी थी, वो रूल कर रही थी। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बने, उनकी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है वो बलवन राजा बने, और बलवन के बाद जो है वो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान वो हैं जो एकमात्र वुमेन हैं जो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में रूल करती हुई हम लोगों को देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो जो उदित प्रकाश है ये बलवन और उसके साथ साथ रजिया सुल्तान के कंटेम्पररी हैं। तो जब रजिया सुल्तान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, बलवन को किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे सिरमौर का जो भी राजा होगा वो सपोर्ट करेगा। क्लियर? तो ये कहानी थोड़ी सी ध्यान रख लीजिए। तो उदित प्रकाश की अगर मैं बात करूंगा तो पहली बात तो उदित प्रकाश की आप ध्यान रखोगे, उदित प्रकाश ने जो कैपिटल जो थी वो पहले जो आपकी जो सुभाष प्रकाश ने बनाई थी राजबन ने, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो राजबन से शिफ्ट कर दी, और अब सिरमौर की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कहाँ बनेगी? कलसी बन गई। तो कलसी पता ही होना चाहिए आपको, स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो उत्तराखंड स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि जब निजामुल मुल्क मोहम्मद खान, जिसने रजिया सुल्तान के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया, तो रजिया सुल्तान जो है उसने सिरमौर की जो हिल्स थी वहीं पे ही शरण ली थी। कहानी सिंपल सी यही थी कि जो बलवन था उसने तो अपनी बेटी को अगला एम्परर बना दिया हुआ था, लेकिन जो बाकी कोर्ट में लोग हुआ करते थे वो उसको पसंद नहीं किया करते थे। वो चाहते थे कि उसका जो भाई है निजामुल मुल्क मोहम्मद खान वो अगला राजा बने। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रजिया सुल्तान जो है उसको भागना पड़ा। इवेंचुअली रजिया सुल्तान जब उसकी यहाँ पे बठिंडा के पास पंजाब में जो है वो मृत्यु हो गई थी, उसको मार दिया गया था। लेकिन रजिया सुल्तान को अगर मैं सिरमौर के राजा के साथ रिलेट करूंगा तो रजिया सुल्तान ने यहाँ पे जो है वो शरण ली थी उस स्पेसिफिक टाइम पे। जो सिरमौर का राजा हुआ करता था उसका नाम था राजा उदित प्रकाश। यहाँ तक कहानी सबको समझ आ रही है? क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट राजा है वो है दैट इज सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश बहुत ज्यादा पॉपुलर लोगों के अंदर नहीं था, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था टैक्सेस ज्यादा लगाना और उसके साथ साथ लोगों के वेलफेयर के लिए कोई भी काम नहीं करना। यही रीजन था कि सिरमौर में जब सूरज प्रकाश राजा बना तो अलग अलग जगहों के ऊपर हम लोगों ने रिवोल्ट देखे, जहां पे लोगों ने अपने ही राजा के खिलाफ जो है वो हथियार उठा दिए। अब कहानी क्या है कि सूरज प्रकाश उतना एफिशिएंट भी नहीं था कि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर सके, लेकिन उसकी बेटी, जिसकी रेफरेंस हमें हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलती है, यानी कि जिसका नाम हमें हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है लेकिन जिसकी रेफरेंस देखने को मिलती है, उसने सक्सेसफुली जो है वो उन सारे के सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया था और सूरज प्रकाश की गद्दी जो है उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं मिला था। नेक्स्ट है राजा भगत प्रकाश। अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिल्ली के ऊपर जो दिल्ली सल्तनत है उसमें भी अलग अलग राजा आएंगे। जैसे स्लेव डायनेस्टी आ गई, उसके बाद खिलजी आ गए, उसके बाद तुगलक आ गए। तो जब तुगलक राजा बनेंगे तो तुगलक में घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा तो फिरोज शाह तुगलक का जो कंटेम्पररी है वो है भगत प्रकाश। और भगत प्रकाश जब सिरमौर का राजा था उस स्पेसिफिक टाइम पे भगत प्रकाश जो है वो फिरोज शाह तुगलक को ट्रिब्यूट पेश करने को तैयार हो जाता है, टैक्स पे करने को तैयार हो जाता है, और फिरोज शाह तुगलक को जो है वो हिंदुस्तान का एम्परर कंसीडर कर देता है। तो इस तरीके से जो सिरमौर है इट वाज मेड ट्रिब्यूटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। और जब दिल्ली सल्तनत की ट्रिब्यूटरी बनी एट दैट टाइम जो राजा थे दिल्ली के, उनका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? डन। नेक्स्ट अगले आगे जिनका नाम है वीर प्रकाश। वीर प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले वीर प्रकाश, इन्होंने रवाएगढ़ जो है वहां पे किला बनाया। रवाएगढ़ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब हम शिमला के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि सिरमौर के साथ कौन कौन सी रियासतें रिलेटेड है। इसके साथ साथ इन्होंने जो वो देवी टेम्पल बनाया है पब्बर नदी के किनारे, जो कि गॉडेस दुर्गा के लिए डेडिकेटेड है। डन। जो अगेन वो एरिया भी स्पेसिफिक टाइम पे शिमला के अंदर है, और इनका जो गॉडेस दुर्गा का देवी टेम्पल बनाया गया है वो हटकोटी के अंदर बनाया गया है। क्लियर? तो ये सारे के सारे फैक्ट जो है वो हम शिमला में भी पढ़ चुके हैं, वहां पे होपफुली आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। वीर प्रकाश के बाद जो अगले राजा बने जिनका नाम है निकट प्रकाश। तो निकट प्रकाश के बारे में दो तीन चीजें जो है वो आप सब लोग ध्यान रखिए। पहली जो है, इन्होंने जो नेरी गांव है उसको अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस बनाई, यानी कि अब राजा जो है वो कलसी की जगह नेरी में रहना शुरू कर देता है। क्लियर? इसके बाद जो राजा गर्भ प्रकाश थे उन्होंने नेरी से जो रेजिडेंस है उसको जागरी में शिफ्ट कर दिया। क्लियर?
जागरी जो है वो आपको रातेश में देखने को मिलता है। रातेश जो स्पेसिफिक टाइम पे शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो राजा की जो रेजिडेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है। नेरी, नेरी से जो है वो जागरी होगी। जागरी किसके द्वारा चेंज की गई? वो की गई राजा गर्भ प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है वो दो अलग अलग राजाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डन। तो 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके बाद आगे दैट इज योर राजा ब्रह्म प्रकाश। तो राजा ब्रह्म प्रकाश जो है इन्होंने कोट द्योथड़ को जो है वो अपनी राजधानी डिक्लेयर किया। क्लियर। तो रेजिडेंस तो अलग चीज है, राजधानी राजबन थी, राजबन से कलसी हुई और कलसी से जो राजधानी है वो कहां पे बनी? कोट द्योथड़ बनी। नो डाउट जो इससे पिछले वाले राजा थे उन्होंने अपना रेजिडेंस जो है वो चेंज किया था, लेकिन कैपिटल जो है वो कौन सी थी आपके ब्रह्म प्रकाश के टाइम पे? वो कलसी थी और कलसी से चेंज हुई कहां पे आ गई? कोट द्योथड़ जो है वो अगली राजधानी बनी। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका हमने याद नहीं रखना है। अब अगला राजा जो याद रखोगे आप उसका नाम है, फिर से भगत प्रकाश आ गया। लिरिक भगत प्रकाश पहले भी आए थे, दूसरे भी आए थे, तो यहाँ पे आप लोगों ने ज्यादा जो है वो कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, जो भगत प्रकाश थे पहले ये जहांगीर के कंटेम्पररी थे। भगत प्रकाश जहांगीर के कंटेम्पररी थे। इनके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आप सब लोगों को सुना देता हूँ। एक्चुअली क्या था, सिरमौर में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था कुटाहा। एक छोटी सी एरिया था कुटाहा। तो कुटाहा को सिरमौर के किसी राजा ने, सिरमौर के किसी राजा ने यानी कि जो भगत प्रकाश है उसके पूर्वज ने जो है वो एक इंडिविजुअल को दे दिया था, किसी को दे दिया था। क्लियर। कुटाहा किसी एक इंसान को दे दिया गया। उसी के ही आगे पीढ़ियों में ठाकुर मानचंद हुए, और जो ठाकुर मानचंद थे ये भगत प्रकाश के कंटेम्पररी हुआ करते थे। तो आसान भाषा में जब भगत प्रकाश सिरमौर की रियासत को संभाल रहे थे तो जो कुटाहा करके जगह थी उसके जो मेन जागीरदार थे उनका नाम था ठाकुर मानचंद। तो ठाकुर मानचंद के पास जो एरिया था वो भगत प्रकाश के पूर्वजों के द्वारा ठाकुर मानचंद के पूर्वजों को दिया गया था। तो ठाकुर जो भगत प्रकाश था वो हमेशा इस चीज को माना करता था कि भाई मेरे पूर्वजों की ही जमीन जो है जिसके ऊपर मानचंद जो है इस टाइम पे रूल कर रहा है, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंटली ही गवर्न किया करता था। टैक्स नो डाउट पे करता था लेकिन इंडिपेंडेंट था काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जो भगत प्रकाश थे वो चाहते थे कि जो मानचंद है उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो जाए। जो मानचंद है उनको ऐसा लगता था कि शायद ये बेटी का हाथ इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो इस एरिया को कंकर करना चाहता है, इस एरिया को एक्वायर करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं भगत प्रकाश चाहता भी था। तो जब भगत प्रकाश ने मानचंद से उनकी बेटी का हाथ मांगा, मानचंद ने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। अब मना तो कर दिया राजा को, अब चाहे जो मर्जी है, सिरमौर का राजा है तो पावरफुल है तो स्ट्रांग। अब इस डर से जो मानचंद है वो अब अपने एरिया को कुटाहा को छोड़ के अपनी बेटी के साथ अपने परिवार के साथ वहां से भाग जाता है और अब वो शरण लेता है जहां पे मुगल एम्परर जहांगीर रूल कर रहा है। और मुगल एम्परर जहांगीर को ये अपनी बेटी सौंप देता है, यानी कि अपनी बेटी की शादी जो है वो जो जहांगीर है उसको दे देता है और उसके साथ साथ इस्लाम रिलीजन को भी एम्ब्रेस कर लेता है। इसका नाम जो पड़ता है मानचंद का वो पड़ता है राजा मोहन मुराद। क्योंकि राजा का टाइटल वहां पे दिया जाता है इसको किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो कहानी समझ आई कि नहीं आई? वैसे ये कहानी तो भगत प्रकाश की है, लेकिन यहाँ पे जो मेन सेंट्रल थीम है यानी कि जो पूरी कहानी बुनी गई है, जो आपने ध्यान रखना है, जो आपने याद रखना है, वो बेसिकली कौन है? आपका मानचंद है। कि मानचंद जो कुटोहा का रूलर हुआ करता था, कुटोहा का जागीरदार हुआ करता था, किस तरीके से जब भगत प्रकाश के साथ उसके रिलेशन खराब हुए तो वो जहांगीर के पास गया, जहांगीर का कंटेम्पररी भगत प्रकाश जहांगीर के पास गया, अपनी बेटी की शादी उससे करवाई और अपना नाम चेंज कर लिया, इस्लाम धर्म को एम्ब्रेस कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि जहांगीर से जो है या जो मुस्लिम या मुगल रूलर्स हैं उनसे उसको प्रोटेक्शन मिल सके। समझ आई कहानी यहाँ तक कि नहीं आई? क्लियर। तो ये थोड़ा सा वो राजा जिसके बारे में हमने याद रखना है। बाकी हर एक राजा के एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ दिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला आ गया बुद्धि प्रकाश। तो बुद्धि प्रकाश जो है वो आगे फिर कोट द्योथड़ से जो राजधानी थी, कोट द्योथड़ से फिर राजधानी जो है वो राजपुर शिफ्ट कर लेता है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जितनी राजधानियां शिफ्ट हुई हैं सिरमौर में उतनी राजधानियां हम लोगों को हिस्ट्री में बाकी किसी रियासत की चेंज होती हुई नहीं देखने को मिली। तो एक ही कंट्रीब्यूशन है बुद्धि प्रकाश का जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि इसने जो है वो कोट द्योथड़ से अपनी राजधानी को शिफ्ट कहाँ कर लिया? राजपुर में कर लिया। क्लियर। इसके बाद आ गया आपके कर्म प्रकाश। कर्म प्रकाश के बारे में आप लोगों ने सबने ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ही नाहन सिटी की फाउंडेशन की थी, जो आज आप लोग देखते हो जहां पे
हेडक्वार्टर है सिरमौर का, दैट इज नाहन। तो नाहन के जो संस्थापक थे, नाहन के जो फाउंडर थे, उनका नाम है करम प्रकाश। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किला भी जो नाहन का देखने को मिलता है वो इन्हीं के ही द्वारा बनाया गया। एक कर्म प्रकाश ये हुए, एक कर्म प्रकाश 2 आएंगे, तो कर्म प्रकाश भी आपको 2 देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये बाबा बनबरी दास के डिसिपल थे, बहुत बड़े भगत थे। क्लियर? जिनके डिसेंडेंट्स अभी भी जो नाहन के अंदर जगन्नाथ टेम्पल है उसको होल्ड करते हैं। एक परिवार के पास आपको देखने को मिलता है नाहन का जगन्नाथ टेम्पल। तो वो बेसिकली बनबरी दास जिनके भगत हुआ करते थे, करम प्रकाश, उनकी रेफरेंस है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान रखना पड़ेगा कि बनबरी दास जो है, बनबरी नहीं, बनबरी दास जो है, उनके डिसिपल, उनके भगत जो है वो कौन हुआ करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जल्दी से एक बार नजर मार लीजिए। यहां तक कहानी समझ आ रही है सबको? क्लियर? चलिए, अगला राजा आ गया आपका मंदता प्रकाश। मंदता प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो मंदता प्रकाश वॉज द कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां। क्लियर? अब देखो कहा क्या हुआ कि जैसे शाहजहां की अगर मैं बात करूंगा तो शाहजहां वो राजा था जिसने जो आसपास वाले एरिया से, जैसे जो जहांगीर की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे और चलता हूँ, सीक्वेंस होपफुली आप लोगों को याद होगी। अकबर के बाद, जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये 4 इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अकबर जो है उसका ज्यादा ध्यान जो है वो कांगड़ा हिल स्टेट्स को कंकर करने पे था, कांगड़ा वाले एरियाज को कंकर करने पे था, कंट्रोल करने पे था। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नीचे वाले एरियाज उसने नो डाउट कंट्रोल कर लिए, कांगड़ा के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं किया। कांगड़ा के ऊपर आगे इसका जो बेटा था जहांगीर, उसने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो शाहजहां है, शाहजहां अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा था, जो और भी हिली एरिया से, यानी कि ये जो आपके गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल वाली, उत्तराखंड वाले एरियाज थे, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा था। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने मैप देखा, और वो मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया था ताकि आप रिलेट कर सको कि उत्तराखंड वाला जो एरिया है वो आपका सिरमौर के साथ ही टच करता है। तो जो टिहरी गढ़वाल वाला एरिया है, अगर उसके ऊपर अटैक करना है तो आपको किसी न किसी पहाड़ी राजा की सहायता की जरूरत पड़ेगी। और जब शाहजहां ने अपने जर्नल को भेजा टिहरी गढ़वाल के राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, टिहरी गढ़वाल के ऊपर इन्वेड करने के लिए, जिसमें वो बाद में सक्सेसफुल भी हुआ, तो उस टाइम पे जो मदनता प्रकाश है, जो मंदता प्रकाश है, उसने शाहजहां के जर्नल जिसका नाम खलील उल्लाह था उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, और गढ़वाल के राजा के खिलाफ जो है उसने या कहीं ना कहीं गढ़वाल जो एम्परर है उसको सपोर्ट किया। और इसका जो प्रोटेक्शन है या जो पैसा है वो भी बहुत ज्यादा शाहजहां के द्वारा मंदाता प्रकाश को दिया गया। क्लियर? तो कुछ 2-3 छोटे फैक्ट है जिनको आप सब लोग जो है वो ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज योर सुभाग प्रकाश। सुभाग प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो सुभाग प्रकाश जो है वो औरंगजेब के कंटेम्पररी होंगे। क्लियर? अब देखिए, मानचंद के इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद जो कोटाहा वाला एरिया है वो इस मुस्लिम्स के पास चला गया था। तो श्रीनगर वाले इन्वेजन या श्रीनगर वाला जो एरिया है उसको कंकोर करने में औरंगजेब की बहुत ज्यादा मदद जो है, औरंगजेब की बहुत ज्यादा मदद जो है वो सुभाग प्रकाश के द्वारा की गई। क्लियर? यही रीजन था जो आपका औरंगजेब, जिसका दूसरा नाम जो था वो आलमगीर भी था, उसने कोटाहा वाला जो एरिया है वो किसको दे दिया था? वो सुभाग प्रकाश को वापस कर दिया था। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शायद आपको यहाँ पे भी आइडिया होगा कि जो शाहजहां था उसके 2 बेटों के बीच में जंग हुई, लड़ाई हुई कि अगला राजा कौन बनेगा। एक का नाम था दारो शेख या दारो शिखो, और दूसरे का नाम था औरंगजेब। क्लियर? तो औरंगजेब की बहुत ज्यादा मदद जो की गई वो सुभाग प्रकाश के द्वारा की गई। यानी कि जब, क्योंकि जो सुलेमान शेखो था जो श्रीनगर में स्पेसिफिक टाइम पे मौजूद था, तो जो भी कम्युनिकेशन ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में होगी, दारा शेख के बीच में, सिकंदर शेख के बीच में होगी। उसके चांसेस होंगे कि जो पहाड़ी एरिया, यानी कि जिस एरिया से वो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन चैनल या कोई भी इंसान गुजर रहा है, जो एक की चिट्ठी दूसरी की तक पहुंचा रहा है, तो शायद वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। तो दोनों के बीच में, यानी कि दारो शेख और उसके बेटे के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, वो औरंगजेब तक पहुंचाने का जो जिम्मा था, औरंगजेब तक जो पहुंचा रहा था, वो कौन पहुंचा रहा था? वो पहुंचा रहा था सुभाग प्रकाश। तो सुभाग प्रकाश के बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, सुभाग प्रकाश के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? तो यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है? डन। नेक्स्ट आ गया आपका, दैट इज राजा माही प्रकाश, या इसको कई जगह पे बेदी चंद प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक या जो गजेट है उसमें 2 अलग अलग नाम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यहां पे 2-3 कहानियां जो है आप लोग समझिए कि इसकी एक बैटल आप लोगों को पता होनी चाहिए। उस टाइम पे क्योंथड़ के राजा थे, क्योंथल अगेन जो आपका शिमला में स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्योंथड़ के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रूपचंद। क्लियर? तो उसने जो
जो रूपचंद है उससे उसकी बेटी का जो है वो हाथ मांगा, लेकिन रूपचंद ने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। इसके बदले जो माही प्रकाश है उसकी और रूपचंद के बीच में बैटल हुई, जिसका नाम है रति पानी। क्लियर? और जिसमें रति पानी की जो बैटल है, जिसमें जो रूपचंद है, क्लियर, उसके ऊपर इसने इन्वेजन किया विद द हेल्प ऑफ हिज फादर इन लॉ, और उसके साथ साथ जो राजा ऑफ गुलेर है उसने अपनी जो प्रिंसेस है, क्लियर, उसके साथ जो है वो इसकी शादी करवा दी। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ औरंगजेब का जो फॉस्टर ब्रदर हुआ करता था, उससे पिंजौर में इसने जो एरिया उसको कंकर किया। इसके अलावा जो औरंगजेब है उसने जो कलसी के पास बैरात का किला है वो सिरमौर के राज्य को वापस दे दिया। ये सिरमौर की सॉरी ये औरंगजेब की जो बहन थी आलमारा, इसको गिफ्ट्स भेजा करता था। गिफ्ट्स में कुछ नहीं था, गिफ्ट्स में दवाई के सामान हुआ करते थे, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों के राजा थे ये बहुत ज्यादा निपुण थे। अगर मैं बात करूंगा मेडिसिनल प्रोसेसेस में, कि जहाँ पे बड़ी दवाइयाँ वगैरह अलग अलग बनाया करते थे। जैसे हम लोगों ने जब सोलन के बारे में भी डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि किस तरीके से बेजा का राणा था वो मदद किया करता था गोरखाओं की। उसी तरीके से जो माही प्रकाश था ये अपने वैद्यों की हेल्प से, और खुद भी बहुत ज्यादा इसका इंटरेस्ट था, ये जो आलमारा हुआ करती थी औरंगजेब की बहन है उनको दवाइयाँ वगैरह जो है वो भेजा करता था। तो आसान भाषा में जो दो तीन पॉइंट्स, दो तीन लाइंस आप याद रखोगे माही प्रकाश के बारे में, वो क्या है? वो सबसे पहली तो है बैटल ऑफ रत्ती पानी, जिसमें इसने जो है वो राजा रूपचंद ऑफ केवंथल को हराया। दूसरा जो है वो इसको रखना चाहिए कि जो औरंगजेब का फॉस्टर ब्रदर था, क्लियर, उसके पास पिंजौर वाला एरिया हुआ करता था, औरंगजेब के साथ उसके रिलेशन बेटर नहीं थे। तो जो माही प्रकाश, तो उसने मदद की थी औरंगजेब को कि उस स्पेसिफिक एरिया को कंकर करने में। और पिंजौर को अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा दूर सिरमौर रियासत से आप लोगों को देखने को, या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बदले जो औरंगजेब जो कलसी के आसपास, कलसी के पास एक किला हुआ करता था जिसका नाम था बैरात का किला, उसको जो है वो उसने जो है वो सिरमौर के राजा को दे दिया था। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी राजा बना है, जिसने भी रूल किया है सिरमौर के ऊपर, उसके रिश्ते, चाहे वो मुगल हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत है, या बाद में चाहे अंग्रेज हैं, उनके साथ उनके रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बेटर हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो ये दो तीन फैक्ट जो है वो आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ गया, दैट इज योर जोगराज। ठीक है, अब जोगराज की बात करें, जोगराज जो है ये भी औरंगजेब का ही कंटेम्पररी है। इसको मिदिनी प्रकाश या मस्त प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो औरंगजेब है उसने इसको मस्त प्रकाश का टाइटल दिया था। तो ये चीज ध्यान रखिए, मस्त प्रकाश जोगराज, इसका जो नाम है दैट इज मस्त प्रकाश। और ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया इसको औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब ने राजा ऑफ सिरमौर भी इसको जो है वो कंसीडर किया। नहीं तो होता पता क्या था? होता क्या था कि मुस्लिम मुगल्स जो है उनको ऐसा लगता था कि वो इतने स्ट्रांग है, इतने बड़े हैं, कि एम्परर या महाराजा का टाइटल तो देखिए जो उनके अधीन आएगा उसमें से किसी के पास नहीं होगा। राजा का टाइटल ये बड़े ही कम लोगों को दिया करते थे, नहीं तो लिखा करते थे जमींदार, कि जमींदार ऑफ सिरमौर, जमींदार ऑफ कुल्लू। फिर जो उनको बढ़िया लगता था, जिसके साथ इनके अच्छे रिलेशंस होते थे, जो उनकी मदद किया करता था, उसको फिर राजा का टाइटल दे दिया करते थे। तो जो औरंगजेब है, जिसको इसने राजा का टाइटल दिया, उसका नाम था मस्त प्रकाश, या जिसको आप लोग जोगराज के नाम से भी जानते हो। तो ये जो मस्त प्रकाश है, अब कहानी में सारे का सारा जो नाम आप लोग याद रखोगे वो मस्त प्रकाश ही रहेगा। तो ये जो मस्त प्रकाश है, ये होपफुली आप सब लोगों को याद आया होगा थोड़ा सा, कि जब कहलूर का जो राजा हुआ करता था, याद करो जब अपने बिलासपुर के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो कहलूर का राजा था उसके, जिसका नाम भीमचंद था, उसके और गुरु गोविंद सिंह जो है उनके रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो जब उन दोनों के रिलेशंस खराब हो गए थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो है उनको, जो मस्त प्रकाश है, उसने बुला लिया था। उसने कहा था कि आप एक काम करिए, आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए। तो पहले तो ये सिरमौर रियासत में ही रहे, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा प्लेन एरिया है, पौंटा साहिब वाला एरिया है, वहां पे वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद पता ही है कि वहां पे पौंटा साहिब गुरुद्वारा की भी फॉर्मेशन हुई, और ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा उनकी संरचना की गई, बहुत ज्यादा जो लेखनी है जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखी गई, उसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हमें देखने को मिलती है। तो अगेन सिरमौर का जो इतिहास है वो सिख जो रिलीजन के लिए भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसका श्रेय, या वहां पे जो सिखों का अराइवल हुआ, वो हुआ ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ मस्त प्रकाश। ये वही वाला टाइम है जब आपको याद होगा कि जब जो भीमचंद था, क्लियर, उसके जो फतेह शाह के बेटे के साथ जब उसकी शादी हो रही थी, और फिर वहां पे दोनों के बीच में जो है वो बैटल भी हुई थी बनगानी में, क्लियर, जहाँ पे जो है वो फतेह शाह और भीमचंद को गुरु गोविंद सिंह की जो आर्मी थी उनके द्वारा हरा दिया गया था। तो ये सारे का सारा जो प्रक्रिया, सारी की सारी जो घटना घटित हो रही थी,
यानी कि जो भीमचंद और गुरु के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे जो सिरमौर का राजा था उसका नाम क्या था, जोगराज, या जिसका नाम क्या है, मस्त प्रकाश। तो आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक ध्यान रखिए, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इवन दो जो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह थे उनके बीच के रिलेशन बहुत बढ़िया थे, लेकिन भीमचंद ने थोड़ा सा स्पॉइल प्ले करके दोनों के बीच के रिलेशन भी खराब किए, और बाद में भगनानी जो है वो वहां पे दोनों की डिफीट हुई, फतेह शाह एंड जो भीमचंद है उन दोनों की मिला के, क्लियर। तो एक दो तीन फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये वो कहानी है जिसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने जब हमने बिलासपुर के बाद में डिस्कस किया था तो हमने शायद इसको अच्छी तरीके से कवर किया था। चलिए अगली जो आगे अगली आ गई भूप या भीम प्रकाश। अब देखो उस स्पेसिफिक टाइम पे मोहम्मद मुजाउम बिन आलमगीर जो है वो एम्परर बन चुके थे दिल्ली के, और आलमगीर का नाम 1707 की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी रेफरेंस जो है वो किसकी दी जा रही है, औरंगजेब की, क्योंकि औरंगजेब का जो रियल नेम था दैट इज योर आलमगीर। जैसे सलीम जो था वो आपका जहांगीर का नाम हुआ करता था, तो जहांगीर जो था वो बेसिकली टाइटल था, डन। उसी तरीके से शाहजहां का भी अपना नाम था, शाहजहां वाज अ टाइटल, औरंगजेब वाज अ टाइटल, इनके रियल नेम जो थे वो डिफरेंट हुआ करते थे, डन। तो जो भीम प्रकाश था उसको खिल्लत जो है वो दी गई थी किसके द्वारा, एम्परर ऑफ दिल्ली के द्वारा। खिल्लत का मतलब क्या होता है, खिल्लत में कुछ टैक्स में रिबेट मिल जाता है, खिल्लत एक्नॉलेज करता है कि आप सच में ही स्ट्रांग हो, आप सच में ही पावरफुल हो। खिल्लत एक्नॉलेज करता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देता है, आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स दी जाती हैं जहां पे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, और या जहां पे आप मैक्सिमम डिसीजन ले सकते हो विदाउट कंसल्टिंग दी एम्परर, क्लियर। तो खिल्लत जो है वो आपको भूप या भीम प्रकाश दोनों में से एक नाम याद रख लीजिए, क्योंकि दोनों नाम अलग अलग जगहों पे यूज किए गए हैं। वो दी गई बेसिकली औरंगजेब के द्वारा। अब हुआ क्या कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब समझो आप औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे जिसका नाम था बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगले राजा बने। ये बहादुर शाह वन, एक आप बहादुर शाह टू के बारे में पढ़ते हो, टू वो थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ये बहादुर शाह वन है। बहादुर शाह वन के टाइम पे जो बंदा बहादुर था आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर जो उनके मेन सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने जो है वो जो मुस्लिम से उनके खिलाफ अपना जो एजिटेशन था उसको छेड़े रखा, अपनी लड़ाई जो है उसको आगे बरकरार रखा। और बंदा बहादुर जब मुस्लिम आर्मी से बच के शरण ले रहे थे तो उन्होंने जो है वो 1710 में जो सिरमौर हिल्स में लोहारगढ़ का किला था, लोहारगढ़ फोर्ट था, वहां पे शरण लिया। और लोहारगढ़ वही है जहां पे बाद में हम लोग जो वो देखते हैं कि जो पहली सिख स्टेट बनी उसकी जो राजधानी थी, उसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी, लोहारगढ़ के अंदर ही थी। और ये उस टाइम पे राजा का नाम आप सब लोग याद रख लो, उस राजा का नाम क्या है, भीम प्रकाश, क्लियर। नेक्स्ट दैट इज योर विजय प्रकाश। विजय प्रकाश के बारे में एक आधा पॉइंट याद रख लीजिए, वो ये है कि इनकी जो रानी थी वो कुमायूं से काली माता का मूर्ति लेके आई थी, जिसको उन्होंने कालिस्तान टेम्पल में या कालिस्तान में टेम्पल में इंस्टॉल कर दिया। इसके साथ साथ नाहन में इनके द्वारा जो है वो वाटर टैंक भी बनाया गया, क्लियर। नेक्स्ट है तो देखिए नेक्स्ट आपका है कीरत सिंह प्रकाश, 1754 से लेके 1773। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे मुगल पावर ऑलमोस्ट डिप्लीट हो रही थी। धीरे छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे राज्य जो हैं वो हम लोगों को नदन एरियाज में भी डेवलप होते हुए देखने को मिल रहे थे। ये वही वाला टाइम पीरियड है जहां पे अंग्रेज भी अपने आप को जो है वो बिल्ड करेंगे, लेकिन अंग्रेज इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस करेंगे जब उनकी गोरखाओं के साथ बैटल होगी। इसके अलावा अंग्रेजों का इस एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप थोड़ा सा सिरमौर की ज्योग्राफी को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आप सिरमौर सोलन के एरियाज में नीचे उतरते हैं तो वहां पे आपको एक पिंजौर नामक जगह जो है वो देखने को मिलती है। और पिंजौर और है ना, और पिंजौर के बिल्कुल साथ में जो है वो आपका बिल्कुल प्लेन एरिया शुरू हो जाते हैं। ये पुराने जमाने में जो पटियाला का राजा हुआ करता था उसके कंट्रोल में आया करते थे। पटियाला का राजा और जो सिरमौर के राजा थे, इनके बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा बेटर थे, क्लियर। और दोनों ने मिलके जो पिंजौर जो, क्योंकि अब देखो हुआ क्या कि मुगल एम्पायर जब वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे इनके जो है वो मैं क्या कहूँ सूबेदार हुआ करते थे या मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया था। जैसे निजाम हैदराबाद ने अपने आप को आजाद कर लिया, क्लियर, बोलता तो था कि मैं मुगलों के अधीन हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंटली अपनी टेरिटरी को रूल किया करता था, गवर्न किया करता था। सिमिलरली बंगाल में हम लोग इंडिपेंडेंट देखते हैं, अवध में हम लोग देखते हैं कि मुगल सरदार जो अब अपने आप को अब अपने मान मन से काम कर रहे हैं। अब उनका जो वो मुगल जो एम्परर है उससे कोई ज्यादा लेना देना
नहीं है। क्लियर। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो पिंजौर वाला एरिया है ये गरीबदास के पास होता था। गरीबदास ही वही है जो मनी माजरा का जिसने फाउंडेशन किया है। मनी माजरा होपफुली आपको पता ही है, यहीं पे जब हम चंडीगढ़ से क्रॉस करते हैं शिमला को जा रहे होता है तो बीच में एक जगह आती है दैट इज मनी माजरा। क्लियर। मनी माजरा के आगे जाके ही आपको पिंजौर भी देखने को मिलता है। तो पिंजौर का जो किला है उसको सिरमौर और पटियाला दोनों के राजा जो थे उन्होंने मिलके जीता। डन। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कीरत सिंह प्रकाश ने और भी बहुत सारी टेरिटरीज थी जो पटियाला के राजा के साथ मिलके जीती थी। क्लियर। जिसमें मोरनी हिल्स वगैरह सारे के सारे एरिया जो उनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो कीरत सिंह प्रकाश की जो दो तीन खासियत है वो ये है कि पिंजौर का किले के ऊपर उन्होंने अटैक किया गरीबदास के द्वारा, या गरीबदास के कंट्रोल में स्पेसिफिक किला था, और उस किले का जो किलादार था उसका नाम था गंगाराम, जिसको इन्होंने मार दिया। क्लियर। इसके साथ साथ श्रीनगर के राजा को हराया, नारायणगढ़, रामपुर, मोरनी, पिंजौर, जगतगढ़ी सारे का सारा एरिया जो है वो जो आपका सिरमौर का राजा था इसके इन्फ्लुएंस इसके कंट्रोल में आ गया। राजा ऑफ कहलूर यानी कि बिलासपुर के राजा के साथ मिलकर उस टाइम पे रोहिल्ला जो मुस्लिम सरदार थे उनके भी बहुत इन्वेजन हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, क्योंकि सारे सरदार फ्री हो चुके थे। तो हर एक इंसान अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो जब रोहिल्लास का अटैक हुआ सिरमौर के ऊपर तब इसने जो बिलासपुर का राजा था उसके साथ मिलकर उनको वहां से खदेड़ दिया, उनको वहां से बाहर फेंक दिया। क्लियर। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट खासियत है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये जगत प्रकाश जो कीरत सिंह के बाद अगला राजा बनेगा। जगत प्रकाश जो है वो मदद करता है गढ़वाल के राजा जिसका नाम था जय कीरत सिंह, वहां पे रिवोल्ट हो चुका होता है। क्लियर। उस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए जय सिंह प्रकाश जो है या जय कीरत सिंह जो है वो जगत प्रकाश से मदद मांगता है। जगत प्रकाश मदद करता है और जय कीरत सिंह जो है वो फिर से गढ़वाल का राजा बन जाता है। तो अगला राजा जिसका नाम जगत सिंह या जगत प्रकाश है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से कीरत सिंह के बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे पटियाला के राजा के साथ, सिमिलरली जो जगत सिंह है इनके भी बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे पटियाला के राजा के साथ। तो जो रोहिल्ला थे जिनके साथ पहले जो किरत प्रकाश है वो लड़ चुका था, अब रोहिल्ला जो है वो फिर से इस स्पेसिफिक एरिया यानी जो प्लेन एरियाज पंजाब के आसपास वाले एरियाज है उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे रोहिल्ला के जो लीडर थे उनका नाम था गुलाम कादिर रोहिल्ला। तो गुलाम कादिर रोहिल्ला को एक बैटल हुई, बैटल ऑफ कतासान। कतासान जो है ये आपका नाहन के पास एक जगह है। इस बैटल में राजा पटियाला ने समर्थन दिया, हेल्प की जगत सिंह या जगत प्रकाश की, और इस बैटल में इन्होंने जो है वो डिफीट कर दिया किसको, गुलाम कादिर रोहिल्ला को। और इसी जीत की खुशी में देवी ऑफ कतासन का एक मंदिर जो है वो उस जगह के ऊपर बनाया गया। सिमिलरली जब नालागढ़ के राजा रामशरण और महानचंद के बीच में बैटल हुई तो जो जगत सिंह है, जगत प्रकाश है, इसने रामशरण जो कि नालागढ़ या हिंदौर का राजा हुआ करता था उसकी मदद की। तो आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे जो सिरमौर के राजा है अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो एक्टिवली जो है जो बैटल्स या वॉर्स हो रही हैं या वॉर्स हम लोगों को देखने को मिल रही हैं उनमें ओपनली किसी न किसी बड़ी पावर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वैसे भी वो वाला कारण है जहां पे रियलिटी में ही बैटल्स होनी थी, क्योंकि मुगल टूट चुके थे, कोई बड़ा एम्परर नहीं था जिससे राजा डायरेक्टली बात करे, जिससे डायरेक्टली राजा ट्रिब्यूट पेश करे। अब हर एक सरदार को खुश करना पड़ता था जो राजाओं के बस की बात नहीं थी। यही कारण था कि हम लोग मल्टीपल वॉर्स, मल्टीपल बैटल्स स्पेसिफिक टाइम के ऊपर देखते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट इज योर धर्म प्रकाश। तो धर्म प्रकाश के बारे में होपफुली आप सब लोगों को याद आया होगा। क्लियर। धर्म प्रकाश जो है, जब धर्म प्रकाश का जैसे ही आपने नाम सुना तो किसका नाम याद आ रहा है आप लोगों को? क्लियर। तो धर्म प्रकाश का नाम सुना होगा आपने। जब संसार चंद राजा हुआ करता था तो संसार चंद और धर्मचंद के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ था, जहां पे संसार चंद के द्वारा जो है वो धर्म प्रकाश को मार दिया गया था। क्लियर। तो ये लास्ट ही लाइन है, लेकिन इसके अलावा भी जो धर्म प्रकाश उनकी बहुत ज्यादा कहानियां हैं। जो धर्म प्रकाश है वो जगत सिंह के बड़े भाई थे, जगत सिंह की कोई संतान नहीं थी, सॉरी छोटे भाई थे, जगत सिंह की कोई संतान नहीं थी। यही कारण था धर्म प्रकाश को अगला राजा बनाया गया। क्लियर। धर्म प्रकाश और राम सिंह ऑफ इंदौर के बीच का रिलेशन जो था वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। इवन दो इनसे पहले हमें रिलेशन अच्छे देखने को मिलते लेकिन बाद में अच्छे रिलेशन नहीं थे। और धर्म प्रकाश और जो आपके राम सिंह है इनकी चलारा बैरा में जो है वो एक बैटल हुई थी जहां पे राम सिंह को हारना पड़ा था। राम सिंह के बारे में अगर थोड़ा सा आपको याद होगा तो राम सिंह वॉज द एलाई ऑफ संसार चंद। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण धर्म प्रकाश और संसार चंद के बीच में भी हम लोग अल्टीमेटली रिलेशन जो है वो थोड़े बिगड़ते हुए देखते हैं। और सिमिलरली जो सिरमौर और बिलासपुर के रिलेशन थे वो बेटर थे। कारण है ना वही था, क्योंकि बिलासपुर और जो कांगड़ा या बिलासपुर एंड हिंदौर या नालागढ़ जो है उसके रिलेशन बेटर नहीं थे, तो काइंड ऑफ अलायंसेस बनती थी। यानी कि अगर बिलासपुर जो है वो नालागढ़ के अलायंस में आ गया तो ऑब्वियस बात है कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा और बिलासपुर का रिलेशन भी अच्छा नहीं था, तो कांगड़ा जो है वो किसकी बिलासपुर जो है वो अगर सिरमौर की अलायंस में आ गया
तो जो कांगड़ा है वो किसकी लाइंस में आ जाएगा, वो आपका ऑटोमेटिकली नालागढ़ की रियासत में आ जाएगा, बिकॉज एनिमीज एनिमीज इज योर फ्रेंड। क्लियर। तो ये पॉलिसी फिलोसफी जो है वो पहले से ही चलती थी, यही कारण था इनके रिलेशन जो थे वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं थे। और एक्चुअली हुआ था कि रामशरण जो है ना, उसकी उसकी ह्यूमिलिएशन बहुत ज्यादा की थी धर्मप्रकाश ने, ये भी एक कारण था कि अल्टीमेटली बैटल में जो है वो हम लोग धर्मप्रकाश का उतरना देखते हैं और धर्मप्रकाश की जो है अल्टीमेटली मृत्यु होती है। धर्मप्रकाश ने देहरादून के पास एक कुशालपुर का किला था, क्लियर, जो कि श्रीनगर या गढ़वाल के राजा का था, उसको भी इसने कनकर कर लिया था। तो पहले वाला हिस्सा तो बेटर था जहां पे ये बैटल जीत रहा था, लेकिन जब कहलूर के ऊपर अटैक किया संसार चंद ने, वहां पे धर्मप्रकाश ने मदद की कहलूर के राजा महानचंद की, और उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। द्वंद्व होने का रीजन क्या था, क्योंकि संसार चंद और जो धर्मप्रकाश थे इनके बीच में मैरिज अलायंस थी। मैरिज अलायंस का मेरा मतलब है कि जो संसार चंद की बहन थी उसकी शादी धर्मप्रकाश के साथ हुई थी, और जो धर्मप्रकाश की बीवी थी वो बहुत ताने मारा करती थी धर्मप्रकाश को कि मेरा भाई महाराजा, मेरा भाई ताकतवर, तुम क्या हो उसके सामने। शायद ये भी चीज धर्मप्रकाश को थोड़ी सी खनकती होगी। और उसके साथ साथ संसार चंद ये भी नहीं चाहता था कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो सिरमौर की आर्मी के मरे, क्योंकि उसकी बहन की शादी जो है वो वहां पे हुई थी। तो यही रीजन था, दोनों ने अब एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध किया, और उस द्वंद्व युद्ध में संसार चंद के द्वारा धर्मप्रकाश को मार दिया गया। क्लियर। तो इसी तरीके से इस कहानी जो है वो हम लोगों को यहाँ पे खत्म, और उसी तरीके से धर्मप्रकाश की भी मृत्यु होती हुई देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा दिमाग में हिस्ट्री का सीक्वेंस बना लीजिए, ये वही टाइम पीरियड है जब धीरे धीरे जो गोरखा पावरफुल हो चुके हैं। गोरखाओं के पावरफुल होने का मतलब है अंग्रेजों का आना। अंग्रेजों का आना का मतलब है कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का एस्टेब्लिश होना, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिश ने कांगड़ा के ऊपर एस्टेब्लिश किया अपना कंट्रोल, जिस तरीके से अंग्रेजों ने शिमला के ऊपर एस्टेब्लिश किया, सोलन के ऊपर एस्टेब्लिश किया, वैसे ही कंट्रोल अब अंग्रेजों के द्वारा जब वो सिरमौर के ऊपर भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पूरी एक कहानी है, ठीक है, जिसको जितना रिलेट करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट और नोटोरियस राजा मिले आज तक हमें सिरमौर रियासत के अंदर, उनका नाम है करम प्रकाश टू। एक करम प्रकाश पहले भी आ चुके थे, ये हैं करम प्रकाश टू। तो करम प्रकाश की अगर मैं बात करूंगा तो करम प्रकाश अगेन धर्म प्रकाश के यंगर ब्रदर थे, क्लियर, छोटे भाई थे। तो छोटे बड़े भाई की मृत्यु होगी, तो यही कारण था कि छोटे भाई करम प्रकाश को अगला राजा बना दिया गया। लेकिन जो करम प्रकाश था वो ही बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, धर्म प्रकाश ज्यादा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने देखा धर्म प्रकाश ने काफी अपने आसपास की जो टेरिटरीज थी उनको जीता था। अब देखिए सिरमौर के पास जो बड़ी रियासत थी उसका नाम था नालागढ़, और नालागढ़ के राजा का नाम था राम सिंह, क्लियर। तो राम सिंह जो इस चीज का फायदा उठा के कि जो सिरमौर है वहां पे थोड़ा कमजोर और इनएक्सपीरियंस्ड रूलर रूल कर रहा है, उसने उनके इंटरनल मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब राजा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आप खुद सोचो कि मान लो एक राजा के नीचे बहुत सारे जो है वो एबल ऑफिशियल्स हैं, यानी कि बड़े काम के लोग हैं, क्योंकि अगर धर्मप्रकाश बैटल जीत रहा था तो अकेला तो जीत नहीं रहा होगा ना, उसके जो ऑफिशियल्स होंगे यानी कि जो उसके मिनिस्टर्स होंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे। तो जब वो देखते हैं कि यार राम सिंह इंदौर का नेसेसरी इंटरफेरेंस कर रहा है और करम प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है, तो वो सारे के सारे लोग जो वो करम प्रकाश के खिलाफ हो जाते हैं, क्लियर, वो करम प्रकाश के खिलाफ हो जाते हैं। और जो करम प्रकाश का एक और भाई होता है, धर्म प्रकाश एक भाई होता है जिसका नाम था कंवर रतन, ये उसको भड़काते हैं। ये कहते हैं कि अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ गद्दी से बाहर निकालते हैं करम प्रकाश को, और कंवर रतन जो है इसको अगला राजा बनाते हैं। तो एक कू होती है, और ऐसा मानते हैं कि उसमें करम प्रकाश जो है किले के अंदर फंस जाता है। करम प्रकाश की तरह ही दिखने वाला एक इंसान या एक उसका सोल्जर होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सबको लगता है कि करम प्रकाश मर गया है, बट रियलिटी में करम प्रकाश नहीं मरा होता है। तो जब सब सोचते हैं कि राजा मर गया तो चलो कहानी खत्म होगी, तो उस चीज का फायदा उठा के करम प्रकाश वहां से भाग जाता है, और वहां से भाग के जो है वो ये आप लोगों को मूव होता हुआ देखने को मिलेगा। और अब जो सिरमौर रियासत है, सिरमौर रियासत के ऊपर किसका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा? सिरमौर रियासत के ऊपर जो है वो कंवर रतन जो है वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा। अब मैं बात करता हूं कि करम प्रकाश गया कहां पे। अब करम प्रकाश जो है वो सिरमौर के साथ ही देहरादून बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो देहरादून जाके जो है वो उस टाइम पे ये देखता है, ये ऑब्जर्व करता है कि एक बहुत ही पावरफुल लीडर है, एक बहुत ही पावरफुल सोल्जर है जिसका नाम है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा नेपाल से आया है, कुमायूं गढ़वाल यानी कि जो उत्तराखंड वाले सारे के सारे एरियाज हैं उसके ऊपर उसने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है। तो वो अमर सिंह थापा से देहरादून में मिलता है, अमर सिंह थापा को सुनाता है अपनी आप बीती, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो राजगद्दी है जो कंवर रतन के पास चली गई है उसको वो वापस दी जाए। अमर सिंह थापा उसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं तेरे को राजगद्दी वापस दिलाने में मदद करूंगा।
अमर सिंह थापा और गोरखाओं की जो आर्मी है वो सिरमौर के ऊपर अटैक करती है, सिरमौर के राजा को हराती है और खुद सिरमौर के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेती है। अब कर्म प्रकाश को ऐसा लगता है कि अब उसको गद्दी जो है वो वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने गोरखाओं को बुलाया था। तो गोरखा यहाँ से देखते हैं कि यहाँ के जो रूलर हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है, इनके बीच में यूनिटी नहीं है। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो सिरमौर जो है उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, अब वो सिरमौर को किसी को नहीं देंगे। और इस तरीके से कर्म प्रकाश जो गोरखाओं को लेके आया उसको गोरखाओं ने गद्दी देने से मना कर दिया, और कर्म प्रकाश बेचारा एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी जागीर में उसके बाद उसने रहना शुरू कर दिया। क्लियर? तो कहानी समझ आ रही नहीं आ रही? तो कर्म प्रकाश जब उसके पास गद्दी आई ही नहीं, इवन दो गोरखाओं को इसने अपने लिए बुलाया था। तभी मैंने कहा था कि गोरखाओं के अराइवल की जो कहानी है वो भी आप लोगों को यहीं पे ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, और उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है उसका नाम जो है वो क्या है? उसका नाम जो है वो है कर्म प्रकाश। और गोरखाओं में जो अमर सिंह थापा है उसका बेटा कंजौर सिंह होता है, ठीक है। कंजौर सिंह जो है वो उसको सिरमौर का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। ये सिरमौर के अंदर जो वो जटक फोर्ट का निर्माण करता है। जो कर्म प्रकाश है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक बुरिया जगह है, वहां पे ये असाइलम ले लेता है, जहां पे उसकी रानी डेविड ऑक्टरलॉनी को, अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब कर्म प्रकाश ने तो अपनी गेम खेल ली, गोरखाओं से उल्टी पड़ गई। अब कर्म प्रकाश की रानी डेविड ऑक्टरलॉनी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश मतलब लीडर थे, कमांडर इन चीफ थे, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप आइए और मदद करिए हमें अपना जो एरिया है उसको वापस लेने में। क्लियर? लेकिन हुआ क्या कि कर्म प्रकाश को कुछ पता नहीं लग रहा था, कभी वो गोरखाओं के साथ था, कभी वो गोरखाओं के अगेंस्ट था। तो अंग्रेज भी इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन चलिए, जो होना था वो हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया, और गोरखाओं को हराने का मतलब था कि जो एरियाज गोरखाओं के कंट्रोल में थे अब वो किसके कंट्रोल में चले गए? अब वो अंग्रेजों के कंट्रोल में चले गए। अब कहानी थी कि क्या अंग्रेज कर्म प्रकाश को, क्योंकि उसकी घरवाली ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे घरवाले या हमारी जो एम्पायर है उसकी मदद की जाए, तो क्या अंग्रेज मदद करेंगे? अंग्रेज कर्म प्रकाश को राजा बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ये मैटर ऑफ डिस्कशन था, इसके ऊपर सोचना जरूरी था। पर हुआ क्या कि अंग्रेज भी कर्म प्रकाश को पसंद नहीं किया करते थे। तो जब अंग्रेजों ने सिरमौर रियासत को सनद दी तो उन्होंने कर्म प्रकाश को सनद नहीं दी। उन्होंने जो सनद दी वो किसको दी? वो दी राजकुमार फतेह प्रकाश को, जिसकी उम्र उस स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ 6 साल थी। तो उन्होंने बच्चे को सनद देना जो है वो प्रेफर किया। उन्होंने जो है वो बड़े को, यानी कि जो कर्म प्रकाश है उसको सनद नहीं दी। तो इस तरीके से कर्म प्रकाश जो है वो उसके बाद जो है आपको कभी भी राजा बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो गोरखाओं के क्षेत्र थे जब अंग्रेजों ने उनको हराया तो बहुत सारे एरियाज को, गोरखाओं के एरियाज को अंग्रेजों ने अपने पास रखा, कुछ एरियाज को राजाओं को वापस कर दिया गया। तो जो एरिया सिरमौर रियासत के अंग्रेजों ने अपने पास रखे वो एरियाज थे जौनसर का एरिया, मोरनी, जगतगढ़, क्यारादून, ये सारे के सारे एरियाज जो थे वो अंग्रेजों ने अपने लिए रखे। क्लियर? बाद में क्यारादून जो है वो सिरमौर को 50,000 रुपए का नजराना देना पड़ा राजा को, और सिरमौर के राजा को जो है वो उसने वापिस कर दिया। क्लियर? अजीज उल्लाह खान को सिरमौर का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। क्लियर? फतेह प्रकाश के टाइम पे शीश महल और मोती महल बना, डन, जो कि कहलूर से जो उसकी रानी थी उसके रहने के लिए बनाया गया था। जो फतेह प्रकाश है ये हमेशा अंग्रेजों के लिए, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया, चाहे सिखों के साथ इसकी बैटल हुई या अंग्रेजों की बैटल हुई, हमेशा जो फतेह प्रकाश है इसने अंग्रेजों का समर्थन दिया। और यही कारण था, आप देखो धीरे धीरे देखोगे कि सिरमौर के राजा को महाराजा का टाइटल भी दे दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। सिरमौर में जितने KCSI है ना, जो नाइट कमांडर, जो स्टार मेडल मिलते थे हिंदुस्तान के अंदर इंडियंस के लिए, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है वो सिरमौर में देखने को मिलते हैं। महाराजा का मतलब है कि वो जो मर्जी डिसीजन ले सकता है। अभी तो नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में अंग्रेज देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ भी होगा, 1857 रिवोल्ट होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, जो भी होगा, हर जगह हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों का समर्थन जो है वो सिरमौर के राजा के द्वारा प्रॉपरली किया जाएगा। अंग्रेजों के साथ इसके रिलेशन जो है, या जो भी सिरमौर का राजा जिस टाइम पे होगा उसके बहुत ही बेटर रिलेशन रहेंगे। क्लियर? तो ये सारी की सारी कहानी होपफुली आप सब लोगों को समझ आ रही होगी। फतेह प्रकाश के बाद जो अगला राजा है उसका नाम है शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश जब राजा बना 1856 में, वो सिर्फ 10 साल का था। इसने 1857 रिवोल्ट जो है उसमें अंग्रेजों के समर्थन दिया। इवन दो ये 10 साल का ही था तो समर्थन देने का ज्यादा लॉजिक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि रूलर यही है, चाहे सेनापतियों ने चाहे राजमाता ने बोला होगा समर्थन देने को, लेकिन इसके द्वारा समर्थन दिया गया। सेकेंड अफगान वॉर में भी इसने अंग्रेजों को समर्थन दिया, और यही कारण था कि 7 गनों की सलामी
अब अंग्रेज क्या करते थे कि जो भी राजा इनका हेल्प किया करता था उसको ये ट्रिब्यूट पेश करते थे। तो जैसे सिरमौर के राजा ने 1857 रिवोल्ट में इनकी सहायता की, तो उसको 7 गन्नों की सलामी दी गई। होता ना आज भी सलामी देते हैं कि 2 गन, मतलब 2 शूट कर दिए, 7 शूट कर दिए, तो 7 गन्नों की सलामी मतलब 7 शूट्स जो है वो इसके इसकी 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 जो हेल्प है उसको याद रखने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किए गए। क्लियर। इसने जो शादी करवाई वो करवाई क्योंथड़ की प्रिंसेस के साथ जिनका नाम है रानी तालाब देव जी। ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद जो रानी तालबाग आपको नाहन के अंदर देखने को मिलता है वो इनकी मृत्यु के बाद अपनी रानी के लिए इनके द्वारा मनाया गया। इसके साथ साथ शमशेर विला भी इन्होंने बनाया। इन्होंने लिट्टन मेमोरियल भी कंस्ट्रक्ट किया। तो ये अलग अलग फॉर्मेशन है जिनके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। लॉर्ड लिट्टन, आप सब लोगों को आइडिया होगा, जो लॉर्ड लिट्टन है ये गवर्नर जनरल या वाइसराय हुआ करते थे हिंदुस्तान के। ठीक है। उनकी यादगार में लिट्टन मेमोरियल की निर्माण किया गया। ये वो है जिन्होंने 1890 में इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। यानी कि सिरमौर में आप लोगों को अंग्रेजी भाषा ही देखने को मिलेगी जब भी राजा राजा अपना काम करेगा। क्लियर। 1896 में जो सिरमौर है इसको शिमला के कंट्रोल से हटा के दिल्ली के कमिश्नर के कंट्रोल में रख दिया गया। राजा जो है सोशल रिफॉर्मर था और एक स्यापा हुआ करता था, यानी कि जब किसी की डेथ होती तो लोग बड़े जोर जोर से रोया करते थे, छाती पीट पीट के। क्लियर। उसको इसने प्रोहिबिट कर दिया, उसने इसको बैन कर दिया। ऐसा भी मानते हैं कि जो शमशेर प्रकाश है काफी सोशल रिफॉर्मर था, इसने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काफी काम किए, एजुकेशन के ऊपर काफी काम किए। बट अगेन एट द सेम टाइम ही वाज द फुल सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। क्लियर। तो जितने भी राजा थे उसका या जो भी हमारे, अगेन ये उस टाइम का नेचर ही ऐसा नहीं है शमशेर प्रकाश ही, हर राजा हम लोगों को जो है वो अंग्रेजों का समर्थन उस स्पेसिफिक टाइम पे करता हुआ देखने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शन जरूर है, जैसे बुशर के राजा ने सपोर्ट नहीं की थी, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अलग अलग लेक्चर्स में। क्लियर। तो चलिए शमशेर प्रकाश के बाद अगला राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। जब 1909 में दिल्ली में क्वीन का कोरोनेशन हुआ तब दिल्ली दरबार में विक्रम प्रकाश जो वो गया हुआ था, इसको वहां पे दरबार मेडल दिया गया क्योंकि जो जो वहां पे आया था उसको दरबार मेडल दिया गया, ये बताने के लिए कि ये जो क्वीन बनी उसके कोरोनेशन में आया हुआ है। 1901 में इसको केसीएसआई मॉडल से दिया, केसीएसआई मेडल दिया गया। जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मेडल दिए जाते थे, 3 तरह के मेडल थे, उसमें दूसरे नंबर पे केसीएसआई मॉडल मेडल आया करता था, वो भी इसको दिया गया। इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये मेंबर रहा कलकत्ता के अंदर 1902 से लेकर 1907, क्योंकि जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी पहले वो कलकत्ता बैठा करती थी। जब 1911 में दिल्ली शिफ्ट हुई फिर वो कुछ टाइम के बाद दिल्ली में भी शिफ्ट होगी, तो वहां पे भी सिरमौर का राजा जिसका नाम सुरेंद्र विक्रम प्रकाश है वो मेंबर हुआ करता था। इसकी शादी जो है वो राजा ऑफ सुकेत की बेटी के साथ हुई थी। और जब साउथ अफ्रीकन वॉरियर वॉर हुआ तो वहां पे भी इसने जो है वो अंग्रेजों का समर्थन दिया। तो यही रीजन था इसको 1901 में जो वो केसीएसआई मेडल से नवाजा गया था। क्लियर। नेक्स्ट अगला है महाराजा अमर प्रकाश। अब देखो यहाँ पे महाराजा का टाइटल लग गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो अमर प्रकाश ने अंग्रेजों का समर्थन दिया, केसीएसआई मेडल इनको भी दिया गया। क्लियर। 1918 में टाइटल ऑफ महाराजा दिया गया। महाराजा टाइटल का मतलब है कि अब अमर प्रकाश के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेज जो इनके किसी भी मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान जो इन्होंने अंग्रेजों के लिए दिया था। इसके साथ साथ इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरी रैंक भी दिया गया और 13 गन्स का सल्यूट किया गया। क्यों? क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। डन। इन्होंने महिमा लाइब्रेरी जो है वो उसका शुरुआत किया और नाहन से काला अम जो है उसको पक्का करवाया। इनकी जो डेथ थी वो वियना में हुई 1933 में। ये पहले राजा है, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर काम पहले से ही शुरू हो गया है। इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन जो वो स्टेट के अंदर डिक्लेयर कर दी थी, जहां पे किसी भी बच्चे को पैसे देने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। अगेन जो वियना में इनकी मृत्यु हुई इसको हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट राजा है जिसके बारे में आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए, दैट इज योर राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश वो है जब हिमाचल के अंदर सिरमौर रियासत की मर्जिंग हुई तो उस टाइम पे जो राजा थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश के दोनों पहलू आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव ये भी है कि रिफॉर्मर थे, एजुकेशन के ऊपर काफी काम किया। नेगेटिव ये भी है कि जो भाई दो ना पाई दो या जो प्रजामंडल, सिरमौर प्रजामंडल की जो एक्टिविटीज हुई वो सारे के सारे इन्हीं के टाइम के दौरान हुई। यही वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बाद में सिरमौर को मर्ज करने के लिए जो है वो रजाबंदी दे दी। क्लियर।
इसके साथ साथ 19 यही वो थे जिनके साथ बड़े बड़े अच्छे रिलेशन नहीं थे, जो हमारे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आप सब लोगों को पता ही है, वो इन्हीं के ही जो कोर्ट था उसमें जज थे, लेकिन उन्होंने बाद में जो वो वहां से रिजाइन कर दिया था। तो राजेंद्र प्रकाश जो अलग अलग कहानियों में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। इन्होंने 1937 में मिनिस्टीरियल काउंसिल बनाई थी, जिसमें इन्होंने जो वो किंग को लीडर बना दिया था। इसके साथ साथ किंग को हेल्प करने के लिए 1945 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो राजा है वो क्योंकि देखो लोग डिमांड कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देके आए जाए। इस टाइम पे प्रजामंडल मूवमेंट काफी स्ट्रांग थी, लग रहा था कि अंग्रेज जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे, चाहे अनंत चंद की हम बात पे है, बिलासपुर में करें, कहलूर में करें, चाहे हम लोग राजेंद्र प्रकाश जी की बात सिरमौर में करें, इनके द्वारा अलग अलग जगहों के ऊपर मल्टीपल रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। और उन्हीं रिफॉर्म्स में से ये भी रिफॉर्म्स थे कि मिनिस्टर्स बन रहे हैं, काउंसिल बन रही है, लोगों की बातें जो है वो सुनी जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर। इसके अलावा जो है ये लास्ट राजा है, ये सारी कहानी जो है हम लोगों ने वैसे ही डिस्कस कर ली। ये अगेन कोई बड़ा ज्यादा पछौता आंदोलन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ 1942 में। ठीक है, वैद्य सूरत सिंह के द्वारा किया गया। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन सारी की सारी मूवमेंट्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे, वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में हिमाचल प्रदेश कैसा था, इसको हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारा सिरमौर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट किंग्स, सिरमौर के इतिहास के बारे में। होपफुली आप लोगों को जो है वो पूरा हिस्ट्री एक बार अंडरस्टैंड हुआ होगा। बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, आप लोगों को रिटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला लेक्चर उसको अपलोड करेंगे, वो आप लोग देखोगे। उसके बाद मंडे ट्यूसडे को कल्चर के ऊपर करेंगे, डन। उसके बाद पॉलिटी के 2 लेक्चर रहेंगे और 2-3 लेक्चर हमारे ज्योग्राफी के रहेंगे। और इस तरीके से शायद नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा पूरा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल या जो हिमाचल प्रदेश जी के जो उसका पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी हम बजट और सर्वे के आने के बाद करेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।